मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और आज मैं आपको अपनी दो खौफनाक कहानियों बताना चाहता हूं, जिसमें से पहला किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह मेरे नाना जी के साथ आज से 60 साल पहले हुआ था। तब मेरे नाना नानी पंजाब के जलंधर में रहते थे। बात तब की है जब मेरे नानी जी प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। लेडीज पेशेंट के साथ जेंट्स लोग हॉस्पिटल में रुक नहीं सकते थे, इसलिए देर रात को नाना जी को हॉस्पिटल से घर वापस आना पड़ता था। घर से हॉस्पिटल जाने में मेरे नाना जी को 2 घंटे साइकिल चलाकर आना पड़ता था, क्योंकि घर से हॉस्पिटल काफी दूर था। एक बार की बात है, मेरे नाना जी हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे। तब रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। पूरा रोड सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स भी तब नाम मात्र की ही होती थी। अभी मेरे नाना को साइकिल चलाते कुछ मिनट ही हुए थे। उन्होंने देखा कि रोड के साइड में एक लड़की चल रही है और लोगों से लिफ्ट मांग रही है। जब मेरे नाना जी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं कहीं दूसरे स्टेट से आ रही थी और मेरे गांव जाने वाली लास्ट बस निकल जाने की वजह से अब मुझे पैदल ही घर जाना पड़ रहा है। मेरे नाना जी ने उससे उसका गांव पूछा तो वो मेरे नाना जी के घर के रास्ते में ही था। इसलिए नाना जी ने उस लड़की को साइकिल पर बैठा लिया और चलने लगे। अभी नाना जी को साइकिल चलाते हुए 7 मिनट ही हुए थे तो उनको अचानक लगने लगा कि साइकिल पर ज्यादा बोझ बढ़ गया हो, जैसे 100 से 150 किलो का वजन साइकिल पर पड़ रहा हो। इस पर उन्होंने जब वापस पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी जो कि उल्टे थे। नाना जी को याद आया कि उनके पिताजी ने बताया था कि चुड़ैल जो होती है उनके पैर उल्टे होते हैं और अगर उनके सामने तेज तेज भगवान का नाम लेते रहो तो वो भाग जाती हैं। और नाना जी के पिताजी ने यह भी बताया था कि अगर चुड़ैल के बाल काट दो तो वो मर जाएगी, क्योंकि उनकी जान बालों में होती है। जब नाना जी को यकीन हो गया कि वो लड़की नहीं वो चुड़ैल है तो उन्होंने तेज तेज भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ये सुनते ही वो लड़की अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई और मेरे नाना को बोलने लगी, बंद कर, नहीं तो मैं तुझे अभी इधर ही मार डालूंगी। लेकिन मेरे नाना को पता था कि यही एक तरीका है अपनी जान बचाने का और चुड़ैल को भागना ही पड़ा। नाना जी के पास से वो एकदम से गायब हो गई, लेकिन नाना जी ने भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। वो भगवान का नाम लेते जा रहे थे और तेज साइकिल चला रहे थे। घर पहुंचने में अब 2 किलोमीटर से भी कम रास्ता रह गया था। तभी नाना जी को फिर से एक औरत दिखाई दी और रोड पर वो टहल रही थी। नाना जी फिर से डरने लगे कि वो चुड़ैल फिर दोबारा आ गई है, लगता है, और वो मुझे मारे बिना नहीं जाएगी। उस औरत के पास पहुंचते ही नाना को बहुत अजीब सा लगने लगा था। तभी अचानक वह औरत नाना जी को रुकाने का इशारा करने लगी। तब मेरे नाना जी ने साइकिल रोक दी। इस पर वह बोली, मैं इसी गांव के सामने रहती हूं और मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई और मेरे घर में पति के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे अकेले ही वैद्य जी के पास जाना पड़ रहा है। यह सुनकर मेरे नाना भावुक हो गए और भगवान का नाम लेना बंद करके उस औरत की मदद करने लगे और उसे साइकिल पर बैठा लिया। फिर थोड़ी देर बाद पहले की तरह साइकिल पर वजन बढ़ गया और नाना ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हो गए हैं। नाना जी को यकीन हो गया कि यह औरत वही चुड़ैल है जो लड़के के रूप में पहले मुझे मिली थी। नाना जी की साइकिल पर एक गड़ा सा लटका हुआ था जो कि एक फसल काटने का औजार होता था और नाना को पता था कि अब कभी भी यह चुड़ैल मुझ पर हमला कर सकती है और अगर मरने से बचना है तो इससे पहले ये मुझे मारे मुझे ही इसके बाल काट देने चाहिए।
नानाजी अब साइकिल चलाते हुए यह सोचने लगे कि एक मौका मिलेगा अब कि वो जो सामने गुरुद्वारा है इस गांव का, वहां ये चुड़ैल अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वहां जाकर मैं अपनी साइकिल गिरा दूंगा, जिससे वह चुड़ैल भी गिर जाएगी और तभी मौका पाकर मैं तुरंत उसकी चोटी काट दूंगा। और फिर नानाजी ने ऐसा ही किया। गुरुद्वारा की तरफ जैसे ही चुड़ैल का ध्यान गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नानाजी सोचे यही मौका है और उन्होंने गड़ासा से उस चुड़ैल की चोटी काट दी। चोटी काटते ही वो चुड़ैल राख बन गई और हवा में वो राख उड़ गई। वो चुड़ैल का कोई भी नामो निशान नहीं बचा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद हमारी नानी जी हमेशा यही बताती थी कि हमें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से हार नहीं माननी चाहिए, और अगर तुम्हारे नाना जी उस समय हिम्मत न दिखाते तो शायद आज तुम्हारे नाना भी जिंदा नहीं बचते। दूसरी कहानी, यह हादसा आज से 3-4 साल पहले हुआ था। मेरे बचपन के दोस्त अजय और उसके ऑफिस के कॉलीग्स के साथ बात फरवरी के महीने की है। मैं और अजय अपने ऑफिस के टीम के साथ उत्तरकाशी घूमने गए थे। हमारा 5-6 जनों का ग्रुप था। उत्तरकाशी के पहाड़ों में अभी बर्फ गिरना बंद ही हुई थी, लेकिन चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और कपकपाने वाली ठंड भी अभी भी हो रही थी। हमने वहां पर ट्रैकिंग करने का प्लान किया था। वैसे हमें बर्फ पर ट्रैकिंग करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। ट्रैकिंग क्या बोलूं, ज्यादातर दोस्तों ने तो स्नोफॉल देखी भी नहीं थी। फिर सुबह सुबह 8 बजे हम अपने होटल से निकल गए, क्योंकि ट्रैकिंग पर जाना था और पहाड़ों पर अंधेरा जल्दी हो जाता है और हम बर्फ में वहां अंधेरे में फंसना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता तो वो हमारे लिए रिस्की हो जाता। फिर हमने सारा दिन ट्रैकिंग किया, बर्फ में खेले और स्नोमैन भी बनाया। फिर जैसे ही शाम होने को थी तो हमने डिसाइड किया कि अब हमें वापस होटल पर चलना चाहिए, और फिर हम वापस नीचे उतरने लगे। आज लेकिन हम में से ऐसा कोई भी नहीं था जो बर्फ में फिसला ना हो, और जब भी कोई बर्फ में गिरता तो बाकी के सब तेज तेज हंसने लगते। लेकिन जब गिरिस गिरा तो भी हम हंस रहे थे। लेकिन इस स्नो में वह लेटे बोला, यार मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। पहले हमें तो लगा वह मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका चेहरा बहुत उदास और रोने वाला बन गया तब हमें लगा कि नहीं, यह सच बोल रहा है। फिर उसे 2 जनों ने उठाया, लेकिन वह एकदम भी चल नहीं पा रहा था। उसकी अपनी लोअर बॉडी पर बिल्कुल भी कोई सेंसेशन फील हो ही नहीं रही थी। प्लीज मुझे उठाकर ले चलो, गिरीश ने हमें रोते हुए बोला। फिर हम सब उसे बारी बारी उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि सारे रास्ते पर स्नो थी और रास्ता भी फिसलन वाला था। और धीरे धीरे गिरीश को पहाड़ से उतारने की वजह से दिन खत्म होता जा रहा था। रात होने वाली थी। हम मन ही मन प्रेयर कर रहे थे, ऊपर वाले की हमारी मदद करें कि हम गिरीश को उठाकर पहाड़ों से नीचे ले जा सके। हमारी सबकी आंखों से आंसू निकलते थे अपनी दोस्त की हालत को देखकर, क्योंकि वो तकलीफ में था। फिर पता नहीं कहां से 4 लड़के हमारे पास आए और हमारे दोस्त गिरीश को नीचे ले जाने के लिए हमारी मदद करने के लिए बोला। हम मान गए उनकी बात, क्योंकि वो वहां के लोकल लग रहे थे, जिन्हें पहाड़ों का अच्छा एक्सपीरियंस होता ही है। सबसे पहले उन्होंने पेड़ से 2 टहनी तोड़ी जो कि मोटी और मजबूत थी, और फिर हम सबकी जैकेट्स उतरवाई और उन दोनों पेड़ की टहनियों के बीच बांध दी, जिससे एक चलता फिरता स्ट्रेचर तैयार हो गया। फिर उन्होंने गिरीश को उस पर लिटाया और गिरीश को बोला, चिंता मत कर दोस्त, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो स्ट्रेचर पर गिरीश को लिटाकर नीचे की तरफ चल पड़े। हम बाकी 4 दोस्त उनके पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग थोड़ा ही चले थे कि हम थकने लगे और हमारी स्पीड भी कम हो गई, लेकिन वो 4 लोग जल्दी जल्दी नीचे की तरफ चल रहे थे।
थोड़ी देर बाद तो हम इतने पीछे रह गए कि हमें ना तो गिरिश दिख रहा था और ना ही वो 4 लड़के। हमें गिरिश की अब फिक्र होने लगी थी कि उन 4 लड़कों को हम जानते भी नहीं, वो कहाँ से आए थे या फिर कहाँ रहते थे। कुछ भी नहीं जानते थे हम उसके बारे में। फिर यही सोचते सोचते हम पहाड़ से नीचे जो एक हॉस्पिटल है वहां गए तो हमने देखा कि गिरीश वहां पर एडमिट था और हमारी सबकी जैकेट्स भी वहां पर पड़ी हुई थी। हमने फिर गिरीश से पूछा कि वे 4 लड़के जो उसे उठाकर हॉस्पिटल लाए थे वो कहाँ है। इस पर गिरीश ने बोला, पता नहीं यार। हमने उन सबको सारी तरफ ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। हमने सिक्योरिटी गार्ड से और वॉलबॉय से पूछा तो बोले उन्होंने उन 4 लड़कों को आते जाते देखा ही नहीं था। हम सब सोच में पड़ गए कि वो 4 गए तो गए कहाँ, और वो हॉस्पिटल में हमारे आने तक रुके ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जब गार्ड ने उन 4 को आते जाते देखा ही नहीं तो फिर गिरीश को एडमिट किसने किया। यह सब बातें सोचते सोचते हम हॉस्पिटल के बाहर आ गए तो हमने देखा एक बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हमें देख रहा था और हमारी ऐसी हालत देखकर उसने हमको अपने पास बुलाया। पूछा कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। फिर हमने उस बुजुर्ग आदमी को अपने साथ बीती सारी घटना बताई। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने जो हमें बताया वह हम सभी दोस्तों को हैरान कर देने वाली थी। उसने बताया कि जिन लड़कों की तुम बात कर रहे हो वह मेरे बेटे थे और 1 साल पहले उन 4 लड़कों की मृत्यु हो गई है और जब भी कोई पहाड़ों पर मुसीबत में होता है तो मेरे 4 बेटे उनकी मदद करने जरूर जाते हैं। तभी मैं यहाँ हॉस्पिटल के पास खड़ा रहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को देख सकूं। और तुम्हारे दोस्त के बारे में मेरे बेटे ने मुझे बताया था, इसलिए मैं तुमसे ये सारी बातें बता रहा हूँ। यह बात सुनकर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हम हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिले तो उन्होंने बताया कि गिरीश के गिरने से उसकी बैक के कुछ नसें जो बैकबोन के साथ जुड़ी होती हैं वो डैमेज हो गई हैं और उन्हें छेड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि इससे ग्रीस की कंडीशन और भी बुरी हो सकती है। उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी होगी जिससे फ्यूचर में कुछ नसें काम करना शुरू कर देंगे। और फिर हम गिरीश को दिल्ली वापस ले आए और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जहां आज भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा नाम रवि सचदेव है और मैं दिल्ली में रहता हूं। यह बात 35 साल पहले की है। मैं आपको अपने स्कूल का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मेरे स्कूल की तरफ से एडवेंचर्स एक्टिविटीज बहुत होती रहती थीं। हम भी 35 साल पहले एक ट्रैक पर हरकी-दून वैली गए थे जो कि उत्तराखंड में है। हम 4 बॉयज एडवांस पार्टी में थे। एडवांस पार्टी का मतलब हम 4 लोग और स्कूल से आने वाले ग्रुप को उस एरिया में घुमाने के लिए थे। हम पूरे 1.5 महीने के लिए वहां पर थे जबकि 10 दिन का ट्रैक था। इसमें 3 कैंप थे जो कि 2020 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थे। बेस कैंप में विकास और सेकंड कैंप में मैं और टॉप कैंप में मेरा दोस्त कुणाल जोशी था। ये घटना कुणाल के साथ घटी थी। वो एक ग्रुप को एक बार सुबह 3 बजे यमद्वार तक लेकर जा रहा था। हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा था। तभी पहाड़ पर उसने 13 लोगों की एक टीम को देखा। उस वक्त हमारे सिवा वहां पर कोई और ग्रुप नहीं आया हुआ था। वो 13 लोग चुपचाप इनके पास से होते हुए निकल गए और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। कुणाल हैरान था। उसने किसी को कुछ नहीं बोला और पूरे ग्रुप ने उन 13 लोगों को देखा था। फिर शाम को 4 बजे तक ये सब वापस आ गए अपने कैंप में। तब कुणाल ने एक वहां के लोकल आदमी को सारी बात बताई तो उसने कुणाल को बताया कि ये 13 लोग सामान उठाने वाले कुली थे जो 20 साल पहले एक बर्फ के तूफान में दबकर मर गए थे, मगर ये किसी को कुछ नहीं करते हैं।
तो दोस्तों, यही थी मेरी छोटी सी कहानी। भले ही आपको इतनी डरावनी न लगी हो, लेकिन जब मेरे दोस्त के साथ घटी, जब वो मुझे बताता है तो उसका शरीर कांप जाता है। मेरा नाम सिमरन है और मैं पंजाब के नानकपुर जगेरा से हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वह मुझे मेरी परनानी ने सुनाई थी। उन्होंने मुझे उनके गांव के दूध वाले के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह दूध वाला बताता है कि उसका घर गांव के बाहर की तरफ था, तो जब एक बार वो सुबह दूध देकर घर वापस आ रहा था तो उसका साइकिल रास्ते में पंक्चर हो गया, तो उसे घर जाते जाते दोपहर हो गई थी। जब वो साइकिल ठीक करवाकर घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पीपल के पेड़ के पास उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसने उसकी साइकिल रुकवाकर कहा कि कहाँ जा रहे हो? उस दूध वाले ने जवाब देते हुए कहा कि मैं घर जा रहा हूं। तो उस औरत ने कहा कि क्या मुझे भी आप ले चलेंगे अपने साथ, क्योंकि मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। तो उस दूध वाले ने कहा मुझे घर जाना है। असल में उस दूध वाले के मन में ये समझ में आ गया था कि ये कोई आम औरत नहीं है, इसलिए उसने ऐसे मना करते हुए कहा कि आप मेरे साथ नहीं चल सकती, मुझे माफ कीजिए। ऐसा कहते हुए वो आगे चलने लगा। जब वो थोड़ी दूर पर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो औरत दिखाई ही नहीं दी। तभी उसके पीछे से आवाज आई कि अगर आज तू मुझे अपनी साइकिल पर बैठा लेता तो मैं तुझे अपने साथ ही ले जाती। उस दिन के बाद से वो दूध वाला जब भी कभी घर जाने के लिए लेट हो जाता है तो भगवान का नाम लिए बिना वो कभी अपने घर नहीं आता।